हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो ये आपके पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का पार्ट 10 है। इस पार्ट के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एएम रिसीवर। ठीक है, तो हमने एएम को रिसीव करना है, उसके लिए स्टोरी है। तो देखेंगे कैसे गेम खेलनी है आपने। तो रिसीवर पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब हमें किन चीज़ों को आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले बेसिक पढ़ेंगे, 5 से 7 मिनट लगेंगे। अगर आपको वो गेम समझ में आ गई, ठीक है, तो ओवरऑल रिसीवर आपको समझ में आ जाएगा। तो सीन क्या है, देखो सपोज आपके पास यहाँ से कोई सिग्नल आया, यहाँ से कोई सिग्नल आया कॉस ऑफ ओमेगा 1t। ठीक है, मैंने क्या किया, इस सिग्नल को मल्टीप्लाई किया कॉस ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2t, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप बता सकते हो यहाँ पे क्या सिग्नल मिलेगा आपको, दोनों का प्रोडक्ट मिल जाएगा। अच्छा, इसके साथ एम टी भी है, मान लो ये कोई सिग्नल है एम टी कोस ओमेगा 1t। इस सिग्नल को मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ यहाँ पे क्या सिग्नल मिलेगा। तो आप बताओ क्या सिग्नल मिलेगा। देखो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे मिलेगा एम टी कोस ऑफ ओमेगा 1t। ठीक है, कॉस ऑफ ओमेगा 1t, तो ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, कॉस ऑफ ओमेगा 1t, और ये कितना आ जाएगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू टी। सही लिखा मैंने, ठीक है। तो ये सिग्नल हमें मिल गया इस पॉइंट के ऊपर। तो पॉइंट ये है कि अगर मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो देखना क्या मिलेगा। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा हाफ ऑफ एम टी। और जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ पे ऐसे करेंगे ना 1/2, और 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 कोस ए कोस बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 कोस ए कोस बी, मतलब एक बार कंपोनेंट ऐड होंगे एंगल, ठीक है, और एक बार क्या होंगे डिफरेंस आएगा। तो जब आप इनको ऐड करोगे देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू टी प्लस, और एक बार आ जाएगा डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों का डिफरेंस जो है वो आ जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा 2t। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। अब देखो एक चीज़, पहले हम क्या करेंगे, बेस तैयार करेंगे। अगर आपकी चीज़ समझ में आ गई फिर 2 मिनट नहीं लगेगा आपको रिसीवर समझने के लिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, अगर मान लो मैं यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ, ओमेगा 1 प्लस माइनस ओमेगा 2, माइनस ले लिया, इस बार माइनस ले लिया। जब आप माइनस करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे माइनस आएगा मल्टीप्लाई में, लेकिन इस माइनस से ना, इस माइनस से सिर्फ यहाँ पे फर्क पड़ेगा। क्यों, देखो जब आप करोगे इन ओमेगा 1t और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2t के ऐड करोगे तो सिर्फ यहाँ पे माइनस का फर्क पड़ेगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा 1 और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 के बीच का जो डिफरेंस था वो ओमेगा 2t था, ओमेगा 2 था। अब ओमेगा 1 और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 के बीच का गैप भी कितना है आपके पास, वो भी ओमेगा 2 ही है, ठीक है। तो दोनों के बीच में अगर गैप सेम है तो इसका मतलब ये है कि जब भी मैं यहाँ से ओमेगा 1 सिग्नल दूंगा और यहाँ से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 या माइनस जाएगा, तो ये इस सिग्नल को, जो सिग्नल आपके पास ओमेगा 1 के ऊपर था वो ट्रांसलेट हो जाएगा आपके पास ओमेगा 2 के ऊपर और इसके ऊपर, ठीक है। तो आपने क्या किया, ओमेगा 1 सिग्नल को शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, ओमेगा 2 के ऊपर, और 2 ओमेगा 1 प्लस माइनस ओमेगा 2 के ऊपर। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन। कि आपने एक फ्रीक्वेंसी से के सिग्नल को दूसरे जगह पे क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन। तो ओमेगा 1 सिग्नल को 2 ओमेगा 1 प्लस माइनस ओमेगा 2, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। अभी आप थोड़ी देर में देखोगे इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, इसके मैं बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे ओमेगा 2 वाले की। यहाँ तक सीन क्लियर हुआ, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और देखो, अगर मान लो बाई चांस पीछे से जो सिग्नल है ये ओमेगा 1 ना आगे, पीछे से जो सिग्नल है मान लो आपके पास एम टी इंटू कॉस ऑफ पीछे से मान लो बाई चांस सिग्नल ये आ गया ओमेगा 1 प्लस 2 ओमेगा 2t, ये सिग्नल आ गया, और आपने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है इधर क्या, कॉस ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। अभी प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, दोनों को देखेंगे, ठीक है। मान लो पीछे से बाई चांस ये सिग्नल नहीं आया, पीछे से सिग्नल ये आया, तो क्या होगा देखो। तो अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूँगा, यहाँ पे क्या सिग्नल मिलेगा, देखो हाफ ऑफ एम टी। एक बार क्या करोगे आप, एक बार क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या बनेगा, कॉस ऑफ इन दोनों को ऐड करो, देखो क्या बना, 2 ओमेगा 1, ठीक है, और प्लस 3 ओमेगा 2 टी प्लस, एक बार ऐड किया आपने, एक बार क्या करोगे, डिफरेंस देखोगे, दोनों का डिफरेंस बताओ कितना है। अगर आप दोनों का डिफरेंस चेक करोगे यहाँ से, इन दोनों का डिफरेंस, तो वो आ जाएगा ओमेगा 2 प्लस कॉस ऑफ
ओमेगा टू टी। तो यहाँ से क्या समझे बताओ, यहाँ से मैं क्या समझा कि अगर आपके पास कोस ऑफ ओमेगा वन टी आया और आपने यहाँ पे प्लस वाला यूज़ किया तो इसने इसको ओमेगा टू पे शिफ्ट कर दिया। माइनस करोगे तब भी ट्रांसलेट कर देगा, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो ओमेगा वन की जगह ओमेगा वन प्लस ट्वाइस ऑफ ये, अगर ये सिग्नल आ गया और आपने बाई चांस यहाँ पे जो सिग्नल दिया वो ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू दिया, तो ये सिग्नल इसको भी ओमेगा टू पे शिफ्ट कर रहा है। आप देखो ध्यान से, इसको भी कहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, ओमेगा टू पे। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे माइनस ले लोगे ना, अगर आप यहाँ पे माइनस ले लोगे प्लस की जगह, तो ये ओमेगा टू पे इसको शिफ्ट नहीं कर पाएगा। मतलब हाई फ्रिक्वेंसी, इसको ऐसे याद रखो, हाई है तो हाई वाला ही शिफ्ट कर पाएगा, हाई है तो लो, ये माइनस वाला तो लो सिग्नल हो गया ना, मतलब कुछ कम आएगा, तो हाई वाले को हाई वाला शिफ्ट कर पाएगा, लो वाला नहीं कर पाएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ नेगेटिव साइन लोगे ना तो वहाँ पे कंपोनेंट ओमेगा टू आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, देखो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया, मान लो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो एक बार तो ऐड करना पड़ेगा। देखो ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ऐड करोगे तो बनेगा टू ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू। जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, टू ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू। लेकिन जब आप डिफरेंस देखोगे तो दोनों के डिफरेंस आएगा थ्री ओमेगा टू। समझ लो, दोनों के बीच में ध्यान से देखो डिफरेंस कितना है, थ्री ओमेगा टू। तो थ्री ओमेगा टू पे शिफ्ट हुआ क्या, ओमेगा टू पे शिफ्ट हुआ नहीं। अब एक चीज़ नोटिस करो, मान लो यहाँ पे नेगेटिव आ गया पीछे से, बाई चांस पीछे से नेगेटिव आ गया, अगर यहाँ पे नेगेटिव आ गया और आपने यहाँ पे नेगेटिव ले, मैंने पहले क्या प्रूव किया, देखो अगर यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है तो शिफ्टिंग नहीं हो रही, ओमेगा टू के ऊपर शिफ्टिंग मतलब ट्रांसलेशन नहीं हो रही। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ गया, जब आप नेगेटिव देखोगे, जब आप सम करोगे, जब आप दोनों को सम करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, सम करोगे तो बन जाएगा टू ओमेगा वन माइनस थ्री ओमेगा टू। लेकिन जब आप दोनों का डिफरेंस देखोगे, अब देखो डिफरेंस फिर से ओमेगा टू आ रहा है, तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या मिलेगा, ओमेगा टू। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ से क्या नोटिस करना है कि जब ओमेगा वन माइनस टू ओमेगा टू आएगा तो माइनस वाला शिफ्ट करेगा, और जब प्लस वाला आएगा यहाँ से, जब यहाँ पे प्लस वाला आएगा तो प्लस वाला शिफ्ट करेगा। ये चीज़ अगर आपको क्लियर होगी ना तो गेम खत्म है, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा और क्या करता हूँ, समराइज़ कर देता हूँ एक बार कि पूरी स्टोरी के आपके पास, इसको एक बार समराइज़ कर देता हूँ कि ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। अच्छा देखो, गेम क्या है, आपने ओमेगा टू पे शिफ्ट करना है, सिर्फ इतना काम करना है। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ ओमेगा टू पे कौन किसको शिफ्ट कर सकता है, ठीक है, ट्रांसलेट कौन कौन कर सकता है। तो मान लो यहाँ से सिग्नल चला आपके पास कौन, कॉस ऑफ ओमेगा वन टी, एम टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा वन टी, और अगर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इसको कॉस ऑफ ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू इंटू टी, प्लस करो चाहे माइनस करो, इसको अगर अकेला आएगा तो इसको तो ये ट्रांसलेट कर ही देगा कहाँ पे, कॉस ओमेगा टू टी पे। ये सीखा हमने, ये सीखा। लेकिन अगर पीछे से सिग्नल आया एम टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा वन प्लस टू ओमेगा टू इंटू टी, तो इस सिग्नल को यहाँ पे कोस ओमेगा टू टी पे कौन ट्रांसलेट कर पाएगा, कोस ऑफ ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू वाला ही ट्रांसलेट कर पाएगा। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो इस फ्रिक्वेंसी पे सिर्फ नेगेटिव वाला ही ट्रांसलेट कर पाएगा। तो ये पूरी थ्योरी थी जो अभी तक हमने सीखी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो एम रिसीवर मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब मान लो आपके पास कोई भी रिसीवर है, उस रिसीवर के ना तीन खास बातें होती हैं। कौन कौन सी, एक तो होती है उसकी सिलेक्टिविटी, एक होती है उसकी सेंसिटिविटी, एक होती है उसकी फिडिलिटी। क्या मीनिंग है देखो, अब आपने क्या करना है, आपका एम क्या है, देखो आपका एम है कि पीछे से ना ये रिसीवर है, मान लो ये रिसीवर है, आपका एम है कि पीछे से जो एम सिग्नल आ रहा है, एम या फिर डीएसबीसी, वैसे एम की बात करें, ठीक है, एक ही बात है ना, तो कोई सिग्नल आ रहा है मान लो, तो एम सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है कितनी होती है पता है आपको, वो रेंज होती है 535 किलो हर्ट्ज से लेके, यहाँ से लेके 1605 किलो हर्ट्ज तक, 1605 किलो हर्ट्ज की रेंज होती है, ठीक है। यहाँ 535 किलो हर्ट्ज से लेके 1605 किलो हर्ट्ज की रेंज होती है एम सिग्नल की, ठीक है। तो पीछे से इसकी रेंज का ना कोई भी आ सकता है, 540 भी आ सकता है, 560 भी आ सकता है, 1000 भी आ सकता है, 1200 कुछ भी आ सकता है इसके बीच का। तो यार रिसीवर का मतलब क्या है, उसको वहाँ पे एक ऐसा कोई एम्पलीफायर या फिल्टर टाइप लगा हुआ है जिसको इसकी रेंज के हर सिग्नल को कैच करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी। तो सिलेक्टिविटी का मतलब होता है,
सिलेक्टिविटी। अच्छा एक बात बताओ आप, जब हम कोई रिसीवर मतलब कोई एनालॉग सर्किट होएगा ना रिसीवर का, मतलब उसके अंदर कहीं रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस ये सब लगे होंगे, फिल्टर होएगा एक तरीके का। तो यार ये फिल्टर होएगा, तो आप देखोगे कि मान लो आपने कोई फिल्टर बनाया, कोई सर्किट बना दिया जो मान लो 540 किलो हर्ट्ज पे रेजोनेट कर रहा है, 540 किलो हर्ट्ज पे, तो वो 540 के सिग्नल को तो उठा लेगा, बाकियों को वो क्या करेगा, अटेनुएट करेगा। बात समझ में आ रही, उसको तो ढंग से पास करेगा, बाकियों को रोक लेगा, रेजोनेंस पे तो सही पास कर देगा, अदर फ्रिक्वेंसी को क्या करेगा, अटेनुएट करेगा। तो रिसीवर एक ऐसा ऐसा सिस्टम आपको बनाना है जो इस पूरी रेंज को कवर करे, समझ लो, इस पूरी रेंज के अंदर वो क्या करे, हर टाइप के, मान लो 540 आ गए तो 540 को भी सिलेक्ट करे, 550 आ गए उसको भी करे, 600 आए उसको भी करे। इसको बोलते हैं सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कुछ भी फ्रिक्वेंसी पीछे से आए, ये रिसीवर अपने आप को उस फ्रिक्वेंसी के ऊपर ट्यून कर ले, ठीक है, रेजोनेट कर ले। तो ये खास बात सिलेक्टिविटी का मीनिंग समझ में आया कि इस रेंज का कोई भी सिग्नल आएगा तो रिसीवर की प्रॉपर्टी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इस रेंज के किसी भी सिग्नल को क्या कर सके, सेलेक्ट कर सके, मतलब एक्सेप्ट कर सके, सेलेक्ट मतलब एक्सेप्ट कर सके उसको, ठीक है। तो अपने आप को कुछ ऐसे ट्यून करे कि इसके बीच की कोई भी फ्रिक्वेंसी है तो वो उठा ले उसको, ठीक है, सेट मतलब एक्सेप्ट कर ले, पास कर दे उसको। पास होने के बाद अब खाली पास से काम नहीं चलेगा, उसके बाद वर्ड होता है सेंसिटिविटी। मान लो आपने 540 का सिग्नल भेजा, मान लो आपने 540 का सिग्नल भेजा और आप ये आपके मतलब का था, एक और सिग्नल पीछे से आ गया, मान लो 800 का, 800 का सिग्नल आ गया, तो दो सिग्नल आ गए, 540 का आ गया, 800 का आ गया, आपके मतलब का यही आपके लिए नॉइज़ का काम करेगा। मान लो नॉइज़ है, तो रिसीवर ऐसा होना चाहिए कि जो आपके मतलब का सिग्नल है उसको तो हाई एम्पलीट्यूड दे दे, और जो आपके मतलब का नहीं है उसको रोक दे, ठीक है। 500 के हर्ट्ज है ये, ठीक है। अगर मान लो 540 का आपके मतलब का था, 800 का आपके मतलब का नहीं था, तो 800 वाले सिग्नल को वो अटेनुएट कर दे, 540 वाले को वो एम्पलीफाई कर दे। तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ एम्पलीफिकेशन की प्रॉपर्टीज़ कुछ होनी चाहिए, उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब आपका रिसीवर ऐसा होना चाहिए कि वो 540 जो सिग्नल रिक्वायर्ड उसको अच्छे से एम्पलीफाई करे, लेकिन जो सिग्नल आसपास के सिग्नल उनको क्या कर दे, वो अटेनुएट कर दे। तो इन दो प्रॉपर्टीज़ को ना इकट्ठे कभी भी मतलब ऐसा कभी होता नहीं, कोई ऐसा फिल्टर होता नहीं है, कोई एम्पलीफायर ऐसा नहीं है जो इतनी बड़ी रेंज के ऊपर कि मतलब 600 आया, 600 को एम्पलीफाई, 600 को सिलेक्ट किया फिर एम्पलीफाई भी करने, है ना, 800 आया, 800 को सिलेक्ट करना है फिर उसको एम्पलीफाई भी करना है। तो ऐसा ये जो करेक्टरिस्टिक्स होता है ना कि किसी भी फ्रिक्वेंसी को सिलेक्ट करो और उसको एम्पलीफाई कर दो, ये नॉन लीनियर डिवाइस या फिर अनस्टेबल सिस्टम होते हैं। तो स्टेबल सिस्टम मतलब अच्छा सिस्टम कभी ऐसा होता नहीं कि किसी भी फ्रिक्वेंसी को उठाया और उसको एम्पलीफाई कर दिया। हाँ ये कर सकते हो आप कि एक पर्टिकुलर एम्पलीफायर बना सकते हो, ऐसा एम्पलीफायर बना सकते हो आप कि जिसका गेन जिसका ऐसे ट्यून एम्पलीफायर बना सकते हो कि मान लो ये 540 किलो हर्ट्ज है, तो 540 को ये अच्छा गेन दे दे, ऐसा बना सकते हो आप, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता कि हर किसी फ्रिक्वेंसी को ही वो पास कर रहा है और उसको गेन भी दे रहा है, ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो चलो अभी देखेंगे प्रॉब्लम क्या है। तो नेक्स्ट देखो आप फिडिलिटी। फिडिलिटी का मतलब होता है, फिडिलिटी या फिडिलिटी जो भी आपने बोलना है, इसका मतलब है कि 540 के अगर आसपास भी उसने एक आधा सिग्नल और भी ट्रांसमिट कर दिया ना रिक्वायर्ड, तो वो उसको भी एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि आपने फ्रिक्वेंसी के 5 कंपोनेंट भेजे, 5 फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट भेजे, उसमें से 4 ही सिलेक्ट किए, तो वो सभी को सिलेक्ट करे। ये सिलेक्ट मतलब जैसे मान लो यहाँ पे 5 सिलेक्ट कर दिए, 5 को वो जनरेट भी कर सके, ठीक है। ऐसा ना हो कि किसी एक को अटेनुएट कर दिया, रिक्वायर्ड वालों की बात कर रहा हूँ, फिडिलिटी, ठीक है। मेन जो मुद्दे की बात है ना वो सिलेक्टिविटी और सेंसिटिविटी है। बट ऐसा एक भी एम्पलीफायर नहीं है जो सिलेक्ट भी करे और उसको एम्पलीफाई भी कर दे, समझे लो, सेलेक्ट भी करे इस रेंज के किसी भी सिग्नल को और उसको एम्पलीफाई भी कर दे। हाँ ये हो सकता है कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को सिलेक्ट करे, एक उस पर जितना मर्जी गेन दे दो, बट पूरी रेंज के लिए देना बड़ा मुश्किल है। मुद्दा समझ में आया? अब देखो तो क्या सोचा गया, आपने क्या किया, पीछे से इस रेंज के सभी सिग्नल आए, कोई भी सिग्नल आ सकता है, 535 से लेके 1605 तक का कोई भी सिग्नल है। तो ये रिसीवर क्या है, इसने क्या स्कीम लगाई कि भाई इस सिग्नल को उठाओ, इस रेंज के किसी भी सिग्नल को आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उस सिग्नल को उठा, वो चाहे 540 का है चाहे 600 का कुछ भी है, उसको उठा के ना इस फ्रिक्वेंसी पे, जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी है वहाँ पे ट्रांसलेट कर दो और वहाँ पे गेन दे दो। तो ये तो काम ईजी था, ये तो एम्पलीफायर कर सकता था। तो पॉइंट ये है कि इसके अंदर क्या हुआ, इस रिसीवर ने क्या किया, सारे सिग्नल्स को आने दिया, उनमें से सभी सिग्नल्स को, किसी भी फ्रिक्वेंसी का जो सिग्नल आया उसको उसने क्या किया, ठीक है। तो रिसीवर ने क्या किया, किसी भी सिग्नल को आने दिया, पूरी रेंज को आने दिया, लेकिन उसने उठा के उसको एक फ्रिक्वेंसी पे ट्रांसलेट कर लिया जहाँ पे आपका एम्पलीफायर ठीक से काम कर रहा था। तो गेम समझ में आई आपको, ठीक है। तो अब देखो पूरा क्या सीन होता है, यहाँ पे आपके पास होता है AM रिसीवर के अंदर, यहाँ पे होता है RF सेक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं ये रेडियो फ्रिक्वेंसी
ठीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर होता है ये, या ऐसे बोल सकते हो आप रेडियो फ्रिक्वेंसी फ़िल्टर, कि जो भी आपके पास AM की रेंज के सिग्नल होंगे उनको ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, उनको एक्सेप्ट कर लेगा। और उसके साथ यहाँ पे लगा होता है एक मल्टीप्लायर, ठीक है, मल्टीप्लायर। और यहाँ पे एक होता है आपके पास ऑसिलेटर। यहाँ पे क्या होता है, ऑसिलेटर होता है। अभी आपको इसकी पूरी कहानी बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। ऑसिलेटर होता है, इन दोनों को ऑसिलेटर समझिए ना, कि एक फ्रिक्वेंसी ट्रांसलेट करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इस सिग्नल की कोई भी रेंज आएगी, ये ऑसिलेटर क्या करेगा, उसको एक फ्रिक्वेंसी पे क्या कर देगा, एक फ्रिक्वेंसी यहाँ पे जो आउटपुट आएगी एक फ्रिक्वेंसी पे क्या कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा। और उस फ्रिक्वेंसी के लिए हम यहाँ पे क्या लगा के रखेंगे, एम्पलीफायर। उस फ्रिक्वेंसी का हम क्या लगा के रखेंगे यहाँ पे, एम्पलीफायर। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, आपको सिग्नल मिल जाएगा, प्रॉपर रिसीवर हो जाएगा, प्रॉपर रिसीव हो जाएगा सिग्नल। तो पॉइंट ये है, इस एम्पलीफायर को बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर वो ट्रांसलेट करेगा हर सिग्नल को, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी, ठीक है, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे ये इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी, और यहाँ पे ये जो एम्पलीफायर आपने लगाया ये IF एम्पलीफायर, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। इसका मतलब ऐसा है, इसका मतलब ये है कि जो एम्पलीफायर है ना, ये इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी को तो बहुत हाई गेन देता है। ये अगर फ्रिक्वेंसी मान लो, फ्रिक्वेंसी का नाम IF ले देते हैं, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी का जो कंपोनेंट है उसको तो हाई गेन देता है, आसपास वालों को नहीं देता। समझ रहे हो, ये क्या अटेन्यूएट कर रहा है ना, जो बाहर के सिग्नल को अटेन्यूएट कर रहा है, ये और भी अच्छा हो सकता है, ऐसे बिल्कुल शार्प सा हो सकता है, ठीक है। जितना ज़्यादा शार्प रखोगे उतना ज़्यादा फायदा है, कि जिस फ्रिक्वेंसी में आप उसको गेन देना चाहते हो सिर्फ उसी को गेन मिलेगा, आसपास की सारी फ्रिक्वेंसीज क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी, ठीक है। तो पीछे से सपोज आपके पास अच्छा, यहाँ पे जो मान लो यहाँ से जो सिग्नल आया आपके पास, वो आया कितना, MT cos ओमेगा CT, ऐसा कुछ ही था, याद है आपको, MT cos ओमेगा CT, जिसके अंदर मैसेज था। तो आपने क्या करना है, ऑसिलेटर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जनरेट करनी है cos ऑफ ओमेगा C प्लस माइनस ओमेगा IF। समझ में आया, IF क्यों लिखा मैंने, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी, क्यों, क्योंकि आप चाहते हो कि ये सिग्नल कहाँ पे ट्रांसलेट हो जाए, ओमेगा IF के ऊपर, क्योंकि ओमेगा IF के ऊपर जो आपका एम्पलीफायर है वो अच्छे से काम कर सकता है, इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई है, हर फ्रिक्वेंसी के लिए नहीं काम कर सकता है सिस्टम। दूसरी चीज़ ये जो आपके पास ये RF फिल्टर है, ये RF फिल्टर, ठीक है, RF फिल्टर, और ये लोकल ऑसिलेटर, इसको बोलते हैं लोकल ऑसिलेटर। ये एक दूसरे के साथ क्या होता है, ट्यून होता है। ट्यून का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपके पास पीछे से 540 आई, तो अब देखो इसको यहाँ पे से जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो ओमेगा C आएगी। ओमेगा C 500, मैंने आपको बताया ओमेगा C की रेंज क्या होती है, 535 किलो से लेके 1605 किलो हर्ट्ज तक। तो ये तो यार कुछ भी आ सकते हैं, 600 800। तो लोकल ऑसिलेटर को तभी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये तो उसने फिक्स कर ली जहाँ पे उसको भेजना, ट्रांसलेट करना है, लेकिन इस फ्रिक्वेंसी का तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा ना, पीछे से कितना कैरियर आ रहा है, ठीक है। तो जो कैरियर फ्रिक्वेंसी आएगी, ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ट्यून्ड होते हैं, ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, ट्यून्ड होते हैं। और ये जो ट्यूनिंग होती है ये होते हैं गैंग कैपेसिटर, ठीक है। आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा मैं, गैंग कैपेसिटर ट्यूनिंग होती है, गैंग कैपेसिटर ट्यूनिंग का यूज़ करके ये दोनों ट्यून्ड रहते हैं। तो जो भी फ्रिक्वेंसी पीछे से आएगी ना ओमेगा C, ये क्या करेगा, लोकल ऑसिलेटर ओमेगा C प्लस माइनस ओमेगा IF जनरेट करेगा। और अब आपको पता है कि जैसे ही आप यहाँ से कोस ओमेगा C और ये भेजोगे, तो यहाँ पे आपको पता है दो कंपोनेंट मिलेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। दो कंपोनेंट क्या क्या मिलेंगे, एक तो इनका सम ओमेगा C प्लस ओमेगा IF प्लस या फिर माइनस, और दूसरा कंपोनेंट मिलेगा ओमेगा IF। अब देखो यार, ये जो एम्पलीफायर होता है, ये एम्पलीफायर ऐसा आपने बना रखा है, बिल्कुल छोटी सी एक फ्रिक्वेंसी के ऊपर ट्यून्ड है, आसपास की सभी फ्रिक्वेंसी को रोक देगा। तो ये फ्रिक्वेंसी इसकी रेंज से बहुत ज़्यादा चली जाएगी, इसको रोक देगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, और इसको एक्सेप्ट करने के बाद ये एम्पलीफाई भी कर देगा ढंग से। गेम समझ में आ रही है आपको सारी। तो आपने क्या किया, अब देखो एक्चुअल में सीन क्या हो रहा है, तो दिक्कत क्या है देखो। तो इसके अंदर क्या दिक्कत आती है हमारे पास, इस पूरे आपको समझ में आया रिसीवर कैसे काम कर रहा है, ठीक है। कोई भी फ्रिक्वेंसी आएगी उसको खुद को ट्यून कर लेगा, ये फ्रिक्वेंसी जनरेट कर देगा, ये फ्रिक्वेंसी जनरेट करके उसको उस सिग्नल को क्या कर देगा, ये इस वाले सिग्नल, इस सिग्नल को क्या करेगा, ओमेगा IF पे ट्रांसलेट कर देगा, और वहाँ पे एम्पलीफायर अच्छा काम करता है, तो आपका सिग्नल हेलो जो था क्लियरली आपको बाहर क्या हो जाएगा, सुनाई दे देगा, ठीक है। अब इसके बाद भी होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद भी लगा होता है यहाँ पे इनवेलप डिटेक्टर, ठीक है, ताकि आपके पास जो मैसेज है वो तो इनवेलप में होता है ना। यहाँ से क्या होता है, ये तो अभी रिसेप्शन हुई यहाँ तक तो, ठीक है। यहाँ पे होता है इनवेलप डिटेक्टर,
और इनवेलप डिटेक्टर के बाद ना यहाँ पे ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल होता है, AGC, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। इसका मीनिंग बताता हूँ मैं आपको क्या है। इसका मैं आपको मीनिंग बताता हूँ क्या होता है कि जैसे मान लो पीछे से मान लो सिग्नल ठीक ठाक आ गया, एम्पलीफायर ने उसको और एम्पलीफाई कर दिया, तो इनवेलप डिटेक्टर बताएगा कि भाई इनवेलप जो है ना, जो उसका मैग्नीट्यूड है बहुत हाई आ रहा है, बहुत हाई मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो ये फीडबैक देता है। ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल मतलब वो इसके गेन को ना कम कर देगा फिर, कि भाई पहले सिग्नल ठीक ठाक आ रहा है तो गेन फालतू का मत दे। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे वीक सिग्नल है, एम्पलीफायर गेन देगा तो उसको बढ़ा देगा, तो इनवेलप डिटेक्टर इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि ठीक ठाक सिग्नल आ रहा है, इसको एम्पलीफाई करने दो। समझ, ये चीज़ समझ में आई। इसके बाद यहाँ पे लगा होता है पावर एम्पलीफायर, ठीक है, पावर एम्पलीफायर। और पावर एम्पलीफायर के बाद क्या लगा होता है, यहाँ पे स्पीकर लगा होता है ऐसे, ठीक है, यहाँ से आपको हेलो सुनाई दे देगा बाहर की तरफ, ये स्पीकर है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है। अब क्वेश्चन गेट, ये तो चलो ये तो पूरी थ्योरी होगी। गेट, अब दिक्कत क्या आएगी, देखो दिक्कत क्या आएगी। मान लो आपने, और इंडिया के अंदर, इंडिया क्या मतलब इंडिया का एग्जैक्टली पता नहीं है, बट जनरली जो AM के लिए जो ओमेगा IF, सॉरी ये इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी IF, ये जो फ्रिक्वेंसी होती है ना 455 किलो हर्ट्स होती है। कितने होते हैं, 455 किलो हर्ट्स, ठीक है। और ओमेगा C की तो आपको रेंज पता ही है, कैरियर की ये रेंज है, ये कैरियर की रेंज है, ठीक है, ये कैरियर की रेंज है। अब एक दिक्कत क्या आई कि भाई मान लो आपको सिग्नल भेजना था 540 का, 540 आपने भेज दिया। 540 के सिग्नल को ये लोकल ऑसिलेटर क्या करेगा, यहाँ पे अपनी फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करेगा और उस 540 को उठा के 455 पे ले आएगा, क्योंकि 455 पे एम्पलीफायर बहुत अच्छा काम करता है, तो आपका मैसेज हो जाएगा डिटेक्ट, ठीक है। बट दिक्कत क्या है कि मान लो आपके पास ओमेगा C की वैल्यू 540 आपने बना के भेजी, 540 बना के भेजी, उसके साथ साथ अगर मान लो ओमेगा C +2 ओमेगा IF ये सिग्नल भी मान लो पीछे से आ गया, तो ये इस सिग्नल को उठा के भी इस एम्पलीफायर को दे देगा। क्योंकि ये आप अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे प्लस वाला यूज़ करोगे तो प्लस वाला सिग्नल ये ओमेगा C, या तो उसमें ओमेगा 1 +2 ओमेगा 2 था, तो यहाँ पे क्या है ओमेगा C +2 ओमेगा IF। तो ये अगर आप प्लस, मान लो आपने गलती से प्लस वाला फिल्टर यूज़ कर रखा है, सॉरी लोकल ऑसिलेटर, और जनरली प्लस वाला यूज़ करते हैं, ठीक है, मान लो आपने प्लस वाला लोकल ऑसिलेटर यूज़ कर रखा है, तो इसका तो काम ये कर ही देता है, ये तो हम चाहते थे। लेकिन इसके साथ साथ मान लो ये सिग्नल भी पीछे से आ गया अगर कॉस ऑफ ये, ठीक है, ये तो नॉइज़ है ना हमारे लिए, हमारा सिग्नल तो ये था, ये नॉइज़ है, अगर ये भी पीछे से आ गई तो ये सिस्टम इसको उठा के कहाँ डाल देगा, ओमेगा IF पे, तो ये इसको भी एम्पलीफाई कर देगा। तो आप देखोगे कि आपका मैसेज क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर इंटरफेरेंस आ जाएगी। इस सिग्नल को बोलते हैं इमेज सिग्नल, ठीक है, या फिर इमेज फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये कि एस इमेज मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये वही सिग्नल है जो हमने एम्पलीफाई करना है, मतलब डिटेक्ट करना है, या कोई और सिग्नल है, ठीक है, उसकी इमेज है, तो दिस इज कॉल्ड इमेज सिग्नल। तो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी आपको बतानी होगी, वो पूछेगा इमेज फ्रीक्वेंसी ओमेगा I, इमेज फ्रीक्वेंसी। तो इमेज फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, ओमेगा C +2 ओमेगा IF के इक्वल। ये कब, जब आपने लोकल ऑसिलेटर कौन सा यूज़ किया, प्लस वाला यूज़ किया। अगर मान लो आपने माइनस वाला लोकल ऑसिलेटर यूज़ कर लिया, माइनस वाला यहाँ पे, तो ये इसको नहीं कर पाएगा, इसको नहीं कर। लेकिन अगर बाई चांस गलती से ये फ्रीक्वेंसी आ गई पीछे से सिग्नल की, तो ये उसको फिर से क्या करेगा, ओमेगा IF पे ट्रांसलेट कर देगा। तो दो टाइप की इमेज फ्रीक्वेंसी होती है। इमेज फ्रीक्वेंसी एक होती है ओमेगा C +2 टाइम्स इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और एक होती है आपके पास ओमेगा C -2 ओमेगा IF माइनस वाली। ये कब आएगी, ये आएगी जब आप लोकल ऑसिलेटर यूज़ करोगे ओमेगा C + ओमेगा FI वाला। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कैसे लिखा, IF लिखा है। अगर आप लोकल ऑसिलेटर ये यूज़ करोगे ये वाला, तो इसको ये इमेज फ्रीक्वेंसी बनेगी। ये इमेज फ्रीक्वेंसी कब बनेगी, अगर लोकल ऑसिलेटर, ये लोकल ऑसिलेटर की है, ठीक है, लोकल ऑसिलेटर, अगर लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ओमेगा C - ओमेगा IF। ये दिखाई दे रहा है बोर्ड के ऊपर, हाँ ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इसको ट्रांसलेट करेगी, और ये फ्रीक्वेंसी इसको ट्रांसलेट करेगी। तो आप देख रहे हो इस एम्पलीफायर के पास दो सिग्नल चले जाएंगे, ये तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ ये भी चला जाएगा, प्लस या माइनस वाला, वो इसके अकॉर्डिंग है कि आपने लोकल ऑसिलेटर ये यूज़ किया या ये यूज़ किया, हाई फ्रीक्वेंसी वाला यूज़ किया, लो फ्रीक्वेंसी वाले के लिए इमेज फ्रीक्वेंसी ये होती है, हाई फ्रीक्वेंसी वाले के लिए इमेज फ्रीक्वेंसी ये होती है। तो अब मान लो आपने ये यूज़ किया, तो ये इस सिग्नल को और इस सिग्नल दोनों प्लस वाले को, ठीक है, अगर आप हाई वाला यूज़ करते हो, मान लो आपने प्लस वाला यूज़ किया, ठीक है, प्लस वाला यूज़ कर दिया, तो इस सिग्नल को और इस सिग्नल को उठा के यहाँ पे डाल देगा, ये दोनों सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। आपके मतलब का ये था, ये नहीं था, तो आपके पास आ जाएगी एरर। तो अब क्या किया जाए, ठीक है, तो आपको मीनिंग समझ में आ रहा है। पहले इमेज फ्रीक्वेंसी का जो गड़बड़ है इसके अंदर वो समझ में आ गई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस एम्पलीफायर को ना ऐसा बनाएंगे, इस एम्पलीफायर को ऐसा बनाएंगे
कि जहाँ पे इसको अब अच्छा एक चीज़ और पेपर के अंदर क्या पूछी जाती है वो डिस्कस कर ले तो पहले, ये जो इमेज फ्रीक्वेंसी है ये कहाँ पे सेलेक्ट हुई है आपके पास, ये RF स्टेज के अंदर सेलेक्ट होते हैं, यहाँ पे RF फिल्टर, इसके अंदर एक प्री सेलेक्टर होता है, यहाँ पे एक वर्ड होता है, थोड़ा मैं दोबारा लिख देता हूँ ऐसा ना कन्फ्यूजन हो जाए, ठीक है। यहाँ पे होता है एक होता है प्री सेलेक्टर, जो पहले सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्री सेलेक्टर प्लस RF एम्पलीफायर। इन दो के अंदर क्या होता है आपके पास, इन दो के अंदर ही क्या होता है, इसकी सिलेक्शन होती है किसको, इमेज फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि ये वाला एम्पलीफायर तो ना इमेज फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, कोशिश करता है, देखो ऐसा नहीं है, मैंने बोला कि हाईली ट्यून्ड होता है, बहुत अच्छा ट्यूनिंग होती है, लेकिन इसको भी कुछ ना कुछ तो गेन देगा, ये पक्का कुछ ना कुछ गेन देगा और आपके पास एरर आएगी। क्योंकि देखो ये सिग्नल भी कहाँ जाएगा, ω2 पे ना, तो वहाँ पे तो एम्पलीफायर बहुत अच्छा काम करता है, तो हमें क्या करना है, इसको रोकना है, बस में इसको हमने क्या करना है, रोकना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो फिल्टर यूज़ करते हैं ना इस स्टेज के अंदर, जो हम यूज़ करेंगे वो हम ऐसा यूज़ करेंगे जो हमारी जो फ्रिक्वेंसी हमें रिक्वायर्ड है उसके ऊपर अच्छा गेन दे दे, और जो हमें ये इमेज फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या करे, वो गेन ना दे, तभी तो क्या करेगा, यहाँ पे जो आउटपुट आएगी उसके अंदर रिक्वायर्ड सिग्नल पास हो जाएगा, इमेज वाला रुक जाएगा, अदरवाइज ये सभी को पास करता है, ठीक है, ध्यान रखना। RF स्टेज के अंदर प्री सिलेक्टर प्लस RF स्टेज इसको बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे इमेज फ्रीक्वेंसी की सिलेक्शन होती है, तो इमेज फ्रीक्वेंसी को भी पास करेगा, नॉर्मल सिग्नल को भी पास करेगा, या फिर इसको भी बहुत अच्छा फिल्टर बना दो कि इसकी बहुत अच्छा फिल्टर, लेकिन आपको पता है ना बहुत अच्छा फिल्टर तो क्या, कि इसको पूरी सिलेक्शन करनी है, ω 600 सॉरी ये क्या रेंज थी, 535K से लेके 1605 की K की रेंज जो है पूरी सिलेक्ट करनी है इसको, तो उसमें हो सकता है सिग्नल आ जाए, तो ये तो पास करेगा, देखो इसको नहीं आप रोक सकते, इसको अच्छा एम्पलीफायर नहीं बना सकते आप, क्योंकि इसको बहुत सारे सिग्नल पास करने हैं, ठीक है। तो मुद्दा ये है, हम इस फिल्टर को ऐसा बनाएंगे, हम ऐसी कोशिश करेंगे कि ये जो फिल्टर है ना डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर ज़्यादा गेन दे दे, इतना हो सकता है कि डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या करे, ये ज़्यादा गेन दे दे, ठीक है। तो एक वर्ड होता है इमेज रिजेक्शन रेशो, क्या होता है, इमेज रिजेक्शन रेशो, ठीक है। अब इसमें पूरी थ्योरी अगर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पूरे क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा पूरा, इमेज रिजेक्शन रेशो। तो इमेज रिजेक्शन रेशो क्या होता है, इमेज रिजेक्शन रेशो, ठीक है, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, किसे, अल्फा से। ये बराबर होता है आपके पास, ये बराबर होता है गेन एट रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, गेन एट रिक्वायर्ड मतलब डिजायर्ड, सॉरी, गेन एट डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय गेन एट इमेज फ्रीक्वेंसी। तो कई बार आपसे पूछ लेगा कि इमेज रिजेक्शन रेशो बताओ क्या है, इमेज रिजेक्शन रेशो की वैल्यू बताओ, तो ना आपको डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी पे गेन देगा और गेन एट इमेज फ्रीक्वेंसी देगा, दोनों की रेशो कर देना तो आपके पास अल्फा आएगा। कई बार पूछेगा अल्फा की आइडियल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आइडियल, तो अल्फा की आइडियल वैल्यू होनी चाहिए इनफाइनाइट, क्योंकि हम चाहते हैं गेन जो है डिजायर्ड को मिले, इसको ना मिले, ठीक है। तो इसकी आइडियल वैल्यू जो होती है, आइडियल वैल्यू वो क्या होती है आपके पास, इनफाइनाइट, ठीक है, ध्यान रखना अल्फा की। और कई बार ना आप यहाँ पे 2-3 फिल्टर लगा लेते हो, 1 2 3, तो जो नेट अल्फा होता है ना, नेट वो मल्टीप्लाई होता है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, जितने भी फिल्टर यहाँ पे लगाओगे ना तो नेट अल्फा क्या बन जाएगा, नेट अल्फा सभी का मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। मान लो आपने कई सारे फिल्टर यूज़ करते, सबका अपना अल्फा होएगा, अपना अल्फा 1 अल्फा 2, तो जो नेट अल्फा बनेगा ना पूरे सिस्टम को जो दिखाई देगा वो क्या बनेगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, ऐसे मल्टीप्लीकेशन में। एक और चीज़, अल्फा का एक रिलेशन और हमारे पास होता है, अल्फा बराबर होता है अंडर द रूट 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। क्यू क्या है यहाँ पे, क्वालिटी फैक्टर, क्यू इज क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, क्यू आपके पास क्वालिटी फैक्टर होता है, ये नेटवर्क सिस्टम में पढ़ चुके हैं। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला FR डिवाइड बाय बैंडविड्थ, ठीक है, ये हर्ट्स में है और ये भी हर्ट्स में है। अगर आप ओमेगा की फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे ओमेगा और यहाँ पे बैंडविड्थ किस में, ओमेगा में आ जाएगी, वो आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पे पी क्या है, पी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ पी की वैल्यू, ठीक है। जो इस फॉर्मूले के अंदर पी आपसे पूछेगा, पी की वैल्यू होती है एफ इमेज डिवाइड बाय एफ डिजायर्ड माइनस एफ डिजायर्ड डिवाइड बाय एफ इमेज, ठीक है, ये पी की वैल्यू होती है। आपको पता है ना इमेज फ्रीक्वेंसी क्या है और डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, उन दोनों की रेशो माइनस डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय इमेज फ्रीक्वेंसी, ये कुछ वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू होगी पी, इस फॉर्मूले में पुट कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम ऐसा कभी पूछा नहीं गया, बट हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन कभी बन जाए, इसका ध्यान रखना, अगर कहीं सारे लग गए तो अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आपके पास सारी थ्योरी थी, ठीक है,
सारी की सारी थ्योरी कैसे बनी, इसकी जो आपको एग्जैक्ट नॉलेज है ना, थ्योरी आपको वैसे समझ में आ गई सारी। अभी जब गेट के क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सिस्टम कि कैसे ये काम कैसे करता है सारा का सारा। ठीक है, थैंक यू। और शेयर कर देना इसको, एक बार देखना ज़रूर, अच्छे से देखना टाइम लगा के, ताकि आपको पूरा सीन समझ में आए कि इमेज फ्रिक्वेंसी क्या है। ठीक है, इमेज फ्रिक्वेंसी क्या है, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी क्या है। ठीक है, और ये कैसे काम करता है सारा सिस्टम। ठीक है, डन। तो थैंक यू, और प्लीज़ शेयर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।